बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आज मैं आपके साथ दो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन शेयर करूंगा जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड हैं। अगर हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा तो उसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट हम उन कंडीशंस पे फोकस करते हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकती हैं। इनमें सबसे पहले स्टारवेशन और मेल एब्सॉर्प्शन है। स्टारवेशन का मतलब है कि अगर कोई भी एनिमल जिसकी फीड इनटेक रुक गई है और वो एनिमल फीड नहीं कर पा रहा तो उससे भी उसकी जो ब्लड ग्लूकोज है वो कम हो जाएगी। और सेकंड पे जो मेल एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब है कि एनिमल की फीड इनटेक नॉर्मल है लेकिन जो इंटेस्टाइन के थ्रू उसके जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे ब्लड के अंदर, तो जिससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ये मेल एब्जॉर्प्शन की जो बड़ी काज है वो डायरिया है, और डायरिया के डिफरेंट हमारे पास काजेज हैं, वायरल, प्रोटोजोअल, पैरासिटिक और बैक्टीरियल। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंसुलिनोमा और ओवरडोज इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिनोमा का मतलब है कि कोई भी ट्यूमरस ग्रोथ पेंक्रियाज के अंदर हो गई है जो कि स्पेसिफिकली बीटा सेल्स को इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन हो रही है। अब इंसुलिन जब ओवर प्रोड्यूस होगी तो इंसुलिन का हमें पता है कि फंक्शन क्या है कि इंसुलिन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको पेरिफेरल टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब करवाती है, जिससे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। अगर इंसुलिन की ओवरडोज इंजेक्ट हो गई है किसी पेशेंट के अंदर तो उससे भी सडन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो उससे भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके बाद है हाइपोएड्रेनोकॉर्टिसिज्म। हाइपोएड्रेनोकॉर्टिसिज्म का जो मतलब है कि जो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स से वो कम हो रही है। जब कोर्टिसोल कम प्रोड्यूस होगा तो जो लीवर के अंदर जो दो प्रोसेस हो रहे हैं मेन, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस ही कम होंगे तो उससे क्या होगा कि जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है वो नहीं होगी। तो जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। इसके बाद स्टेज है सोमेटोट्रोपिन डेफिशिएंसी। इसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसका भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, जो ग्लाइकोजिन लीवर के स्टोर्ड है वो लीवर उसको मेटाबोलाइज करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है इसका मतलब है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की प्रोडक्शन है। तो ये दोनों प्रोसेस हैं जो कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, और बॉडी को जो मेजर ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं ये दो प्रोसेस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद है लीवर फेल्योर। कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि डायरेक्ट लीवर को इफेक्ट करेगी वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी इन दोनों प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। तो अगर लीवर जो कि फैक्ट्री है जो कि मेटाबोलाइज करता है इन दोनों और प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाता है, अगर जब वो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी तो किस तरह ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी। तो जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद है पोर्टोसिस्टेमिक शंट। पोर्टोसिस्टेमिक शंट एक एबनॉर्मल कनेक्शन है जिससे जो ब्लड विजुअल ऑर्गन से पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर और पोर्टल वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर होना चाहिए था, वो डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होता है और लीवर को बाईपास करके डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं शंटिंग। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट जितने भी न्यूट्रिएंट हैं और जो जितने भी टॉक्सिन हैं ये डायरेक्ट मेटाबोलाइज होने के बजाय ये डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसके बाद है एक्सट्रीम एक्सर्शन। अगर कोई भी एनिमल काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा और मसल को एग्जॉस्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज कर चुकी है पहले ही। इसके बाद है सेप्सिस। जब भी किसी भी जगह के ऊपर इन्फेक्शन होता है, कोई भी वूंड क्रिएट होता है तो उधर बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं। जब बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं और वहाँ इन्फेक्शन काज करते हैं तो ये बैक्टीरिया उस जगह के ऊपर और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। जब ये शुगर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद है कीटोसिस और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया।
अगर तो लार्ज एनिमल की बात करें कैटल बफलो की, तो इसके अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो तो इसको हम कहते हैं कीटोसिस। और अगर गोट और शीप में हो तो इसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। तो ये भी दोनों मेटाबॉलिक कंडीशन हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से होती हैं, और इसमें भी एनिमल हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हम किसी भी न्यूनेट की विद इन 24 आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करें और अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम आ रही हो तो इसका मतलब है कि ये न्यूनेट हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार है। और इसकी दो बड़ी वजूहत हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मदर के अंदर इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन है, और सेकंड मदर और फिटस के ब्लड ग्रुप के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी होना है। इसकी बात है न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया किसी भी जगह के ऊपर अगर ट्यूमर है, ट्यूमर क्योंकि ओवर सेल की प्रोडक्शन है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल की, तो जब सेल को रेप्लिकेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में है, तो जब ये ट्यूमर ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा तो इससे भी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से इंक्रीज कर जाएगा, तो उसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसके अंदर जो पहली कंडीशन है वो है पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। इसका मतलब है कि जो भी जैसे ही एनिमल फीड लेगा, फीड इनटेक करेगा, तो उसकी फ़ौरन ही नॉर्मली इंक्रीज कर जाएगा उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उसको कहेंगे पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। इसकी मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इंसुलिन को। वो हम पर ओरल भी यूज़ कर सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसके अंदर या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, और सेकंड नंबर पे इंसुलिन की प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन बॉडी लेस सेंसिटिव हो गई है इंसुलिन से। ठीक है, तो इससे दोनों कंडीशन को कहेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस, और इसकी वजह से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब है हमारे पास आगे आता है हाइपर एड्रीनोकॉर्टिसिज्म। इसका मतलब है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एड्रीनोकॉर्टेक्स से ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है एपिनेफ्रिन, और जिसे हम एड्रीनलिन भी कहते हैं। तो अब जैसे ही ये एड्रीनलिन रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर, तो ये साथ ही जो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है, तो जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा। सेम है इन केस ऑफ स्ट्रेस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शंस और कैटेकोलामाइंस। स्ट्रेस के अंदर भी यही होता है कि जो एपिनेफ्रिन है वो रिलीज़ होगी और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देगी। अब कैटेकोलामाइंस के अंदर क्या हो रहा है? कैटेकोलामाइंस के अंदर हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन ये शामिल हैं। इसके अंदर जैसे कैटेकोलामाइन रिलीज होंगे तो और ये भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवा देंगे। अब इसके बाद आता है ट्यूमर्स के अंदर जो ख़ास तौर पे ग्लूकोजोनोमा है ना, ग्लूकोजोनोमा का मतलब है कि जो ग्लूकोगोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है उनके अंदर उनका ट्यूमर बन गया। तो अब जब ट्यूमर होगा तो वो ज़्यादा ग्लूकोगोन सिक्रीट करेंगे। अब पिट्यूटरी ट्यूमर्स रिलीज मोर सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर ट्यूमर हो गया तो वो ज़्यादा एसटीएच रिलीज़ करेगा। अब ज़्यादा एसटीएच रिलीज़ होगा तो उससे क्या होगा कि जब हमारे पास सोमेटोट्रोफिक हार्मोन ज़्यादा आ रहा है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, तो ये भी एड्रिनल ग्लैंड से जो एपिनेफ्रिन है इसकी रिलीज़ करवाएगा। तो एट द एंड क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। इसके बाद आता है इंक्रीज P4 प्रोडक्शन। अब P4 प्रोडक्शन से क्या हो रहा है कि जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये ऐसे एक ज़रूरी भी है क्योंकि फिटस को ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होती है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा होगा तभी फिटस प्रॉपरली ग्रो कर सकेगी। तो इसका मतलब है जब हम P4 एडमिनिस्टर करेंगे तो साथ ही बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी, तो और जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। पैंक्रियाटाइटिस, इसका मतलब है जो पैंक्रियाज है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, और जब जैसे ही पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होगी तो जो अल्फ़ा और बीटा सेल्स हैं और जो ब्लड शुगर है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है पिट्यूटरी पास इंटरमीडिएट डिस्फंक्शन, और हम इसको इक्वाइन में कहते हैं इक्वाइन कुशिंग सिंड्रोम, जिसकी जो हमारे पास जो मेन सिम्टम हम कहते हैं, एक है क्रोनिक लेमिनाइटिस
और सेकंड है हाइपर ट्राइकोसिस, जो उसकी जो स्किन है उसके ऊपर रफ से बाल आ जाते हैं। एक्चुअली इसके अंदर ये होता है कि जो ACTH है हमारे पास, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये इसकी जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होगा, ये जब एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, हेपिनेफ्रिन है उसको रिलीज़ करवाता है, और जैसे ही रिलीज़ होगी तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्पीडअप हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल वो इंक्रीज़ ही रहेगा, तो इसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। तो अगर हमें किसी पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया मिल रहा है तो हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि इसे पिट्यूटरी पार्ट इंटरमीडिएट डिस्फंक्शन भी हो सकता है, और अगर ख़ासतौर पे एक्वाइन है तो हम उसको एक्वाइन कुशिंग सिंड्रोम सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या P4 इंजेक्शन ये और ज़ाइलाज़ीन, केटामीन, मॉर्फिन, फिनोथायाजीन और ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे तो इससे भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली होता ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हमने बात कर ली, ये जो ग्लूकोज प्रोडक्शन के जो प्रोसेस हैं दो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको स्पीडअप करते हैं। इसके बाद जैसे ही हम P4 एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है। इसके बाद है मॉर्फिन। जैसे ही हम मॉर्फिन एडमिनिस्टर करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये फौरी तौर पे ग्लूकागोन की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और जैसे ही ग्लूकागोन इंक्रीज़ होगा बॉडी के अंदर तो उससे क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। अब जैसे ही हम फिनोथायाजीन के डेरिवेटिव यूज़ करवाएंगे किसी पेशेंट को तो उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट पैदा हो जाएगी। तो अब फिनोथायाजीन एक्चुअली करता ये है कि ये बॉडी के अंदर कैटेकोलामाइंस, जिसके अंदर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन ये इंक्लूड हैं, तो इससे क्या होगा जो ग्लूकोज प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा बाय थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के। तो सेम इसी तरह ACTH करेगा। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये भी एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहाँ से एपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाएगा। इसके बाद है ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड्स, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर ग्लूकोज ही दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे भी जो हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज पैदा हो सकती है अगर हम ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसके बाद है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जिसको हम अगर कैटल के अंदर हो तो हम इसको मिल्क फीवर कहते हैं। तो एक्चुअली ये हाइपोकैल्सीमिया किसी भी स्पीशीज के अंदर हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, और ये अगर कैटल के अंदर हो तो हम इसको मिल्क फीवर कहते हैं। बाकी हाइपोकैल्सीमिया किसी भी स्पीशीज के अंदर हो सकती है। अब क्योंकि कैल्शियम जो है वो बीटा सेल के लिए लाजमी है कि वहाँ से वो इंसुलिन रिलीज़ करे। अब जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन हुआ और बीटा सेल्स जो कि पैंक्रियाज में मौजूद हैं उन्हें कैल्शियम नहीं मिली, और उससे क्या होगा कि जो इंसुलिन की है वो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी, और जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी तो बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं कुछ जिसके अंदर भी जो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। क्यों होता है ये? इस वजह से होता है कि बॉडी के अंदर जैसे ही न्यूरोसाइंस आते हैं तो बॉडी का जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है और बॉडी अपने आप के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रही होती है सबको नॉर्मल करने के लिए। उसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एपिनेफ्रिन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। उससे भी सेम मैकेनिज्म स्टार्ट होता है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन का और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की प्रोडक्शन का, जिसको हम कह रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद है प्रोक्सिमल ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर प्रोक्सिमल ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है इसका मतलब यह है कि जो ग्लूकोज है वो पेरिफेरी के अंदर यूज़ हो नहीं रहा बॉडी को, ठीक है। अब जब पेरिफेरी के अंदर ग्लूकोज का यूज़ नहीं हो रहा तो वो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट के अंदर कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर ही। तो जब ब्लड के अंदर ये एक्सेस ग्लूकोज जाएगा तो वहाँ भी ब्लड का ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसके बाद है कोलिक। ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो कोलिक केसेस के अंदर जो कि क्वाइन के अंदर होती है, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से काफ़ी हाई हो गई है तो ये पुअर प्रोग्नोसिस है इस केस की, क्योंकि
कोलिक के अंदर सभी पेन होती है, और हमें पता है कि जैसे ही पेन होती है तो बॉडी उसको टैकल करने के लिए बॉडी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करती है ताकि उस पेन को नेचुरली कम किया जाए। तो इस केस के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज पैदा होगी और ये पूर प्रोग्नोसिस है कोलिक के पेशेंट के अंदर। लास्ट कंडीशन है वो है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि जैसे ही थायरोक्सिन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो गया। अब जैसे ही मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा तो उसकी वजह से ये होगा कि जो इंसुलिन है जो नॉर्मली बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रही है उसकी हाफ लाइफ डिक्रीज़ हो जाएगी। जब हाफ लाइफ कम होगी तो इंसुलिन अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर कि वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको टिश्यूज़ के अंदर ले जा सके। तो इस तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया।